गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर में का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के में। तो इसमें जो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रसव प्रक्रिया, इसकी अवस्थाएं और एवं प्रकार। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रसव जो होता है उसकी सारी प्रक्रिया क्या होती है और इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, प्रसव की अवस्थाएं क्या होती हैं और प्रसव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रसव प्रक्रिया के बारे में। तो माता एवं शिशु दोनों के जीवन में जन्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जन्म लेना या जन्म देना एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें शिशु को माता के शरीर अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित किया जाता है। जन्म जीवन शुरुआत का समय नहीं है, जीवन तो गर्भधान के समय से ही शुरू हो जाता है। हम जन्म जो होता है हमारा तो वो एक जीवन की शुरुआत नहीं होती है। जीवन की शुरुआत जब हो जाती है हमारी, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर आता है तभी से ही उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है। यह एक परिवर्तन की अवस्था है जो माँ के शरीर के आंतरिक भाग से शिशु को बाहर के वातावरण में लाती है। जन्म की प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। गर्भावस्था गर्भधान से जन्म के मध्य की अवस्था है। इसमें शनैः शनैः शिशु विकसित यानी धीरे धीरे शिशु विकसित और परिपक्व होता जाता है। गर्भ में उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वह समय आने पर खुद ही उस वातावरण से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर देता है। प्रसव का समय पास आने पर गर्भस्थ शिशु माँ की श्रेणी गुहा में अपना सिर स्थित करता है तथा गर्भाशय का संकुचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले गर्भाशय का संकुचन यानी जो दर्द होता है वो 30 मिनट के अंतर से होता है। पहले 30 मिनट फिर 30 मिनट बाद फिर शुरू होते हैं दर्द। पहले दर्द धीमी गति से होता है, बाद में वो तेज होने लगता है। इस संकुचन के कारण दर्द पीड़ा होती है। जब संकुचन 10 मिनट के अंतर से होने लगे तो पीड़ा धीरे धीरे असहनीय हो जाती तो गर्भवती को अस्पताल लेना जाना चाहिए। यदि प्रसव घर पर ही करना है तो प्रशिक्षित नर्स अथवा दाई की सहायता लेनी चाहिए। तो ये होगी हमारी प्रसव प्रक्रिया के बारे में। अब हम आपको बताते हैं प्रसव के पहले कुछ लक्षण होते हैं उनके बारे में। तो जो उदर की पेशियों का कठोर होना, पीठ एवं उदर के निचले भाग में दर्द होना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा रक्तस्राव भी होता है या श्लेष्मा निकलती है। कभी कभी उल्ब की थैली फट जाती है जिससे फव्वारे के रूप में उल्ब तरल योनि द्वारा निकलता है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना जरूरी होता है। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रक्त में प्रवाहित होता है। यह हार्मोन प्रसव के कुछ दिनों अथवा घंटों पहले कम हो जाता है जिससे गर्भाशय पेशियां जो होती हैं वो सक्रिय होकर गर्भ को बाहर निकालना चाहती हैं। इसी कारण प्रसव पीड़ा शुरू होती है। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा सशक्त पेशियों का बना होता है तथा यह भाग पहले संकुचन होकर मोटा तथा छोटा होने लगता है। यह निर्बल भाग को अपनी ओर खींचते हैं जिससे ग्रीवा जो होती है वो ऊपर की ओर खिंच जाती है तथा विस्फारित हो जाती है और जो निचला भाग अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है तथा ऊपरी भाग ही हलचलों से प्रभावित होता रहता है। इस कारण गर्भाशय से लेकर योनि द्वार तक एक चौड़ा मार्ग बन जाता है। तो ये थे लक्षण। आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रसव पीड़ा की अवस्थाओं के बारे में कि जो प्रसव पीड़ा होती है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हमारी विस्फारण स्थिति, डायलेशन जिसे कहते हैं। तो इसमें है कि
प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हमारी विस्फारण स्थिति, डायलेशन के बारे में। तो यह स्थिति ग्रीवा के पूरे विस्फारण तक बनी रहती है। इस स्थिति में ओबल तरल की थैली फट सकती है, रह रहकर पेट में दर्द उठता है और प्रत्येक पेशीय संकुचन के साथ भ्रूण का सिर जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। यह गति बहुत धीमी होती है। प्रथम गर्भ में यदि महिला पहली बार गर्भवती हुई है तो प्रथम गर्भ में यह लगभग आधा मिनट रहता है। दूसरी जो हेडिंग है वो निष्कासन अवस्था, एक्सपल्शन। तो यह स्थिति ग्रीवा के विस्फारण से लेकर भ्रूण के जन्म तक बनी रहती है। गर्भाशय के ऊपरी भाग के तेज संकुचन से भ्रूण नीचे की ओर उतरता है। इस समय उदर की पेशियों तथा महाप्राचीरा पेशियों की सहायता से भ्रूण बाहर की ओर आना संभव होता है। भ्रूण के सिर का जो दबाव जैसे ही भ्रूण के जो सिर का दबाव होता है वो जैसे ही पैरों की नाड़ियों पर पड़ता है तो पैर की पेशियों का पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। संकुचन के समय भ्रूण की जो हृदय की धड़कन होती है वो धीमी हो जाती है और भ्रूण के सिर के बाहर आते ही एक तेज संकुचन के साथ उसका पूरा शरीर भी बाहर आ जाता है। इसके बाद उलट तरल का बचा हुआ भाग भी निकल जाता है। पीठ की पेशियां कड़क हो जाती हैं, मुंह लाल हो जाता है और नाड़ी की जो गति होती है वो तेज हो जाती है तथा स्त्री को काफ़ी पसीना आने लगता है और शिशु जन्म लेने के बाद 2 बार हाँफता है और फिर वह रोने लगता है। तीसरी पॉइंट फिर इसमें बताऊंगी मैं आपको कि तीसरी अवस्था, ये जो हेडिंग्स है इसकी वैसे मैंने बताया इसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो अवस्था है इसकी 2 हेडिंग्स में और तीसरी रहेगी हमारी पॉइंट में। तो तीसरी अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा तथा अन्य झिल्लियों का पूरी तरह बाहर नहीं आती। इसके साथ ही गर्भाशय का आकार एकदम कम हो जाता है तथा एक कड़ी गेंद के समान हो जाता है। 10 से 15 दिन में ये उपरोक्त सब पदार्थ बाहर आ जाते हैं और अपरा के बाहर आते ही गर्भाशय के पेशीय तंतु अपरा तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त नालिकाओं को दबा देते हैं, जिससे रक्त जो बहता रक्तस्राव अधिक ना हो सके तथा फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने की क्रिया भी शुरू हो जाती है। तो ये हो गई हमारे प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं। अब हम आपको बताते हैं तीसरी जो हेडिंग है प्रसव उपरांत सुरक्षा, मतलब प्रसव के बाद क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। तो अनेक स्त्रियों के लिए प्रसव का समय एक भय और तनावपूर्ण होता है। यदि उनका पहली डिलीवरी है तो स्त्री को प्रोत्साहन तथा प्रसव के संबंध में अच्छी जानकारी देनी चाहिए और प्रसव की अगर दूसरी अवस्था है तो स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके निरंतर तसल्ली दिलासा देते रहना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद शिशु को अपरा के स्तर के नीचे पकड़ना चाहिए जिससे उसे रक्त मिला रहे। 1 या 2 मिनट ठहरकर नाभि को बांधना उचित रहता है। जन्म के बाद पहले श्वास के साथ ही उसका पहला रोना शुरू होता है। इसके बाद शिशु नियमित श्वास लेने लगता है। जब शिशु पहली बार जन्म की पहली बार सांस लेता है तभी उसका रोना शुरू होता है। उसे भली प्रकार पोंछकर गर्म तथा नर्म कपड़े में उसको लपेटकर सुलाया जाता है ताकि उसकी गर्मी खत्म ना हो। जब वो माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसको भरपूर मात्रा में गर्मी मिलती है और जैसे ही वो जन्म लेकर बाहर आता है तो बाहरी वातावरण में उसका इतनी जल्दी समायोजन होना आसान नहीं होता, बाहरी वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो उसको वही गर्माहट की आदत होती है तो उसको नर्म गर्म कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है। शिशु के लिए गर्भाशय की तरह ही उष्ण तथा गर्म वातावरण बनाना चाहिए। शिशु का वजन तथा लंबाई लेना चाहिए। उसके शरीर की साफ रुई से पोंछकर साफ करना चाहिए। उसे साधारणतः नहलाना नहीं है बल्कि
हेक्साक्लोरोफेन मलहम से साफ करते हुए फिर तुरंत साफ पानी से उसे साफ करते हैं। 24 घंटे बाद नाभि रज्जु के कटे भाग को दोबारा खोलकर बांधा जाता है तथा उसके आसपास एंटीसेप्टिक मलहम लगाया जाता है। प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थ हट जाते हैं। जो उसके ऊपर बशीय पदार्थ चढ़ा होता है एक झिल्ली शरीर में, वो 3 से 4 दिनों में खुद ब खुद हट जाती है। इस कारण इसका वजन 1.50 से 300 ग्राम तक कम हो जाता है। 4-5 दिनों बाद वजन बढ़ना शुरू होता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर उसका वजन हो जाता है। इसके बाद हर सप्ताह 2 से 240 से 420 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है और प्रथम 2 दिनों में शिशु का मल का रंग गहरा रंग का चिपचिपा तरल होता है। इसे मैकोनियम कहते हैं। शिशु की आंतों में जीवाणु की उपस्थिति के बराबर होती है। दूध पीना शुरू करने के बाद यह बढ़ती जाती है और नवजात शिशु के शरीर में तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं पाई जाती तथा गर्मी से उसे बहुत पसीना देना चाहिए। तो ये हो गई हमारी अवस्थाएं, इनकी सुरक्षा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रसव के प्रकार के बारे में कि प्रसव कितने प्रकार का होता है।